मेरा कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो सेल है, बट हम सेल को जुड़े हुए एंगल से बताएंगे, यानी मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलेगा और बायोमोलिक्यूल लेवल पे भी जानने को मिलेगा, यानी दोनों चीजें जाएंगे। एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, द मॉलिक्यूलर लेवल एज वेल एज वो किन सबसे बना है, द बायोमोलिक्यूल लेवल। एंड आइडियली हर बच्चे को ये इस तरह ही पढ़ना चाहिए, यानी चैप्टर 8 एंड 9 कंबाइन होके एक इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ने चाहिए। सबसे पहले सवाल आएगा वेरी बचपन वाला, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या फर्क है? कौन बता रहा है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स बहुत बचपन। अगर हम बोले इकलौती वो ऑर्गेनेल जो तुम दोनों में देखोगे, क्या बताओगे? ऑर्गेनेल, राइबोसोम। अगर हम यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को देखने जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। देखो, फॉल्स न्यूक्लियस जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हो? उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का कहने का मतलब है उसके न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा, और अंदर उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत क्लियरली डिफाइंड आपको क्या मिलेगा? उसका जेनेटिक मटेरियल। बट अगर प्रोकैरियोट्स देखने जाओगे तो उनमें ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, इसीलिए आप बार बार बोलते हो फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस कहने का मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस एक सेंटर रीजन में मिलता है, उसको क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो दे डोंट हैव ए क्लियर डिस्टिंक्शन कि भैया उनका साइटोप्लाज्म क्या है, उनका न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ऐसा क्लियर डिफरेंस नहीं है। तो उनका सेंटर साइटोप्लाज्म में ही उनका सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड ओपन बैठा रहता है, इसीलिए आप क्या कहते हो? प्रोकैरियोट्स आर वन दैट हैज फॉल्स न्यूक्लियस, या उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। फिर उनका डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर इन नेचर। अभी भी इनके पास एक सर्कुलर डीएनए देखा जा सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, यूकैरियोट्स में क्या बताया तुमने? सिर्फ राइबोसोम है ना, यानी ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगी, और इसमें क्या देखने को मिलता है? ओनली राइबोसोम्स। ठीक है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? बोलते हो सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरा ओपिनियन है बोलने का, जो एक इंसान की पूरी बॉडी कर सकती है, उसके रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक ऑर्गन कर सकते हैं, वो सारा काम एक इकलौती सेल कर सकती है। हेंस एवरी सेल इज व्हाट? टोटिपोटेंट इन नेचर। वो छोटी चीज जो कुछ भी बनाने की क्षमता रखती है। इसी आधार पे एक कॉन्सेप्ट आता 11th 12th दोनों का फेवरेट, द स्टेम सेल्स। किसने सुना है? किसी ने सुना है स्टेम सेल्स? बहुत फेवरेट टॉपिक है। स्टेम सेल्स वो सेल्स ऑफ द बॉडी को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू में बन जाए। जैसे मान लो किसने क्रिश मूवी देखी है? क्रिश 2 या क्रिश 3? नहीं। किसी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुना है? उसमें क्या है? ऐसा क्यों है? हर पिक्चर में ये क्यों दिखाया गया है कि तुम किसी का बोन मैरो निकालो और उसे ट्रांसप्लांट कर दो? ऐसा क्या हो जाएगा किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट से? सिर्फ रेड ब्लड सेल्स। अगर उसको खून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो किसी इंसान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की वजह से आप उसे ठीक होते हुए देखोगे। वो एक तरह की स्टेम सेल्स है। ऐसी एक स्टेम सेल्स होती है बच्चे के एम्ब्रियो में। अगर कोई आईवीएफ से मान लो तुम बच्चा बना रहे हो और तुम्हारे पास एम्ब्रियो है,
तुम उस एम्ब्रियो से जो सेल्स निकालोगे वो इतनी ताकतवर है कि वो इंसान की कोई भी बीमारी, कोई भी ऑर्गन मैल फंक्शन को ठीक कर सकती है। क्यों? जो ऑर्गन खराब है वो उसको सही बना देगी। मान लो किसी का हार्ट खराब है और हमें पता है साइंस से कि बच्चे की मीजोडर्म लेयर से हार्ट बना है, तो हम क्या करें, बच्चे की मीजोडर्म लेयर को निकाल ले और बार बार रेपिटेटिव थेरेपी देकर एक इंसान की जगह पर डालने लग जाए उसके गलत हार्ट टिश्यूज या सेल पे, वो सही हो जाएगी ओवर द टाइम। तो ऐसी सेल जिनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी टू डिवाइड, अपने आप को किसी और चीज में डिवाइड करने की, और साथ ही साथ एज अ मेमोरी सेल अपने आप को भी दोबारा रीजनरेट करने की, उसको क्या बोल सकते हो, स्टेम सेल्स। तो दो सेल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दैट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो कुछ भी बना ले जाएंगी, और साथ ही से आप क्या बोल सकते हो, सेल्फ रीजनरेट करने की, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। इस बार स्टार्टिंग आया है 12th में पूरा मैसिव कॉन्सेप्ट बायोटेक जैसे चैप्टर्स में इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो यहां से क्या आ गया, सेल थ्योरी जस्टिफाई हो गई। सेल थ्योरी क्या कहती थी, ऑल द सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले एग्जिस्टिंग सेल्स को होना जरूरी है, तभी आप नई सेल्स क्रिएट कर पाओगे। बाहर की सेल मेम्ब्रेन ऐसे सिंगल लेयर की है नहीं, वो डबल लेयर की है। कौन कौन सी? बाहर बनी होती है लिपिड की, जो ऐसे एक्सटेंशंस बनाए हैं वो लिपिड है, यानी बाहर वाला पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक है और अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, यानी लिपिड है, ऊपर लिपिड और नीचे लिपिड, इन बिटवीन कौन ढसा हुआ होता है, प्रोटीन्स। और कई बार प्रोटीन इस तरह के चैनल्स में भी नजर आते हैं, ठीक है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम इमेजिन करते आए हो, जो तुम सेल मेम्ब्रेन इमेजिन करते आए हो, वो सिंगल लेयर की नहीं बनी हुई है, वो डबल फैटी लेयर प्लस प्रोटीन की बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं, इस पे कई ना ऐसे एक्सटेंशंस नजर आते हैं, इसको हम शुगर के एक्सटेंशंस मानते हैं। अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं, हम सब कॉन्सेप्ट पे इन डेप्थ जाएंगे। अभी इमेजिनेशन बनाओ, ये सबको क्या बोला, शुगर के एक्सटेंशंस हैं। अगर आप बोल रहे हो ये शुगर के एक्सटेंशंस हैं, तो ये क्या करते होंगे, कुछ आइडिया? ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, मन में आया कभी सवाल? आया होगा ना। कैंसर क्या है, जब कोई सेल अपना काउंट खो दे कि उसको कितनी बार मैक्सिमम डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसरस। अगर सारी कैंसर सेल अपनी एक प्रॉपर्टी खो देती है जिसको हम बोलते हैं सेल कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, तुम ऐसे समझो हर सेल ना वो कितनी बार काउंट और कितनी बार डिवाइड हो रही है ये काउंट करती है। मान लो इस सेल को डिवीजन जाना था 1 से 2, 2 से 4, तो ये जो एक्सटेंशंस देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन्स के या शुगर के, इससे एक सेल दूसरे सेल को पहचानती है। अगर इस एक्सटेंशंस में कुछ खराबी आ जाए या सेल का काउंट खराब हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, कैंसरस बन जाती है। और जब सारी कैंसरस सेल आपस में चिपकने लगेगी और गांठ बन जाएगी, उसको क्या बोलोगे, ट्यूमर। तो ये जो एक्सटेंशंस देख रहे हो शुगर के, जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलते हैं, ये किस काम में आएंगे, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। ये तुम्हें किस काम में नजर आएंगे, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में काम आने वाली चीज क्या है, ये शुगर की एक्सटेंशंस, ठीक है। अभी इतना समझते हैं, फिर इन डेप्थ जाएंगे। अब अगर ये बना दिया, उसके बाद हमने न्यूक्लियस बना दिया है वेल डिफाइंड, तो आप क्या बोल सकते हो, कहीं ना हम न्यूक्लियस में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियर पोर। यानी कोई भी सामान जो साइटोप्लाज्म में है वो इजीली इसके अंदर जा सकता है और यहाँ से इजीली बाहर आ सकता है। कहीं कहीं पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइल मिलती है जिसका काम है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जो राइबोसोम नाम के ऑर्गेनेल के साथ अटैच होते हैं, ये तो सब पढ़ के आए हो। और कुछ कैसे नजर आएंगे, स्मूथ। जो रफ वाले हैं वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। और जो स्मूथ वाले हैं इस बार पढ़ रहे हो फैट्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स नहीं है तो वो क्या बनाने वाले हैं, लिपिड का सिंथेसिस यानी फैट्स। दवाई में स्टेरॉइड्स के हार्मोन्स बनते हैं, वो जिम जाते हैं जो लोग, वो स्टेरॉइड्स का डब्बा कंज्यूम करते हैं ना, क्यों कंज्यूम करते हैं, तुम्हारी बॉडी बना रही है सब। पर अब तुम ये समझो, अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो, वो प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड द वन विच डजंट हैव राइबोसोम वो क्या बनाने वाले हैं, फैट्स यानी लिपिड का सिंथेसिस। नहीं, काम डिवाइडेड है, क्योंकि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन आती है वो प्रोटीन कोडिंग लेकर आती है, और वो प्रोटीन बनाना सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स के हाथ में, उसके पास नहीं है, इसलिए वो फैट बनाते हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही है तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ भी क्रिएट करना, सिंथेसाइज करना। और दूसरा लॉजिक ये समझ सकते हो कि वो न्यूक्लियस से करीब है ना, तो वो जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पढ़ सकते हैं, इसीलिए काम डिवाइडेड है आपस में दोनों के बीच में। इसके बाद कौन सी ऑर्गेनेल नजर आएगी, कौन सी बना दी, गोल्गी बॉडीज। क्या होता होगा, सबसे अंदर क्या बनाए डीएनए के, डीएनए कहाँ बनाएंगे हम, किसी को आइडिया, डीएनए कहाँ बनाए, वेयर शुड आई मेक डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। क्या थोड़ा डीएनए न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेगा, किसको पता है, आरएनए, सबको पता है, 3 तरह के आरएनए होते हैं, सबको पता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। नहीं पता, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी इमेजिन करो इधर कोई स्पेसिफिक टाइप का आरएनए बनता है, कहाँ पर बनाया, न्यूक्लियोलस के अंदर, यहाँ पे तुम आरएनए बनते हुए देखोगे, और कुछ डीएनए आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है, और कुछ उसकी एक्सटेंशन न्यूक्लियोलस के अंदर भी जाती है। दिस इज व्हाट योर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या होता होगा, एक और ऑर्गेनेल बना दे, मान लो ये बनाइए, क्या बोलोगे, लाइसोसोम, एंड दिस इज व्हाट गोल्गी, एंड दिस इज व्हाट ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लिखने को भी एंड कॉन्सेप्ट वाइज। Which among the following becomes the part of the endomembrane system? It's the endoplasmic reticulum, Golgi bodies and lysosome. क्या कहने का मतलब हुआ, मान लो तुम्हारी बॉडी को कुछ बनाना है, ये एक सेल है जो मिलती है पैनक्रियास के अंदर। लेट्स इमेजिन ये सेल है पैनक्रियास के अंदर वाली। पैनक्रियास क्या बनाती है, एनी आइडिया, पैनक्रियाटिक जूस, हार्मोन्स बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, हर हार्मोन क्या है, प्रोटीन है, तो इसके अंदर ही बनेगा। इमेजिन करते हैं ये है पैनक्रियास की सेल और इसको बनाना है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। सो क्या होगा, डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है कि इंसुलिन हार्मोन कैसे तुम बना सकते हो। डीएनए वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दे देता है, एमआरएनए। ऐसा क्यों होता है, डीएनए मोस्ट ऑफ द टाइम अपना काम न्यूक्लियस के अंदर रहकर करता है। डीएनए तो ऑर्डर देता है ना, डीएनए ऑर्डर देता है, क्यों ऑर्डर देता है, उसके पास जीन्स है ना, वही जीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा हार्मोन लेकर आओगे और कौन सा हार्मोन नहीं। तो जीन्स आर काइंड ऑफ कोड, तुम्हारी बॉडी का इशारा है डीएनए का जीन्स। तो एक डीएनए जीन्स के सारे कोड देता है, किसको देता है, एमआरएनए को, और एमआरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में उसे एक और टाइप का आरएनए मिलता है जिसको क्या बोल सकते हो, टीआरएनए। तो टीआरएनए यहाँ पे बना हुआ आरआरएनए, आपका एमआरएनए, तीनों से मिलकर इस राइबोसोम पे क्या बना दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन। मतलब आपको कुछ भी बनाना है, यू वांट द डीएनए टू गिव इंफॉर्मेशन फॉर दैट, और डीएनए बाहर नहीं आएगा,
वो किसको भेजेगा? mRNA को, मैसेंजर RNA। तो वो न्यूक्लियर पोर से ऑल द वे ट्रैवल करके कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। उसको वहां पे क्या क्या मिलने वाला है? mRNA और क्या मिलेगा? tRNA। ये तीनों टाइप के आरएनए जो हमने मेंशन किए वो किस ऑर्गेनाइल के साथ काम करेंगे? राइबोसोम्स। तो देखो मस्त इंफॉर्मेशन चली आ रही है, एमआरएनए आ गया, यहाँ पे सब आ गए, इन लोगों ने प्रोटीन बना दिया। कहाँ प्रोटीन भर जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये सारा ना, अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ भरा, फिर और आगे आया, तो यहाँ पे जहाँ वो भर गया ना, ये टूटने लग जाएगी, समझ रहे हो? वैक्यूल बन जाएगा। बल्ब कैसे होता है? भर गया वो निकलता है, जो निकला हुआ बल्ब है वो यहाँ जुड़ जाएगा गोल्गी बॉडी के अंदर। अब गोल्गी बॉडी के अंदर वो सामान आ गया है, फिर और आगे जाएगा और किसके जरिए बाहर हो जाएगा? लाइजोसोम। क्योंकि गोल्गी बॉडी भी इन जनरल मूव नहीं करती है, लाइजोसोम जो है वो मूव करता नजर आएगा। यहाँ क्या समझने वाली बात है? अगर मान लो इंसुलिन है, ये कहाँ पर रिलीज होता होगा? इंटेस्टाइन बोल सकते हो, लीवर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो लोकेशन हमने दो एग्जाम्पल में दी। सेल को कैसे पता चले ये जो हार्मोन बनाया है वो किस लोकेशन पर भेजूं? हाउ विल अ सेल आइडेंटिफाई? वो क्या करेगी? जब भी कोई गोल्गी बॉडी के पास सामान आता है, वो गोल्गी बॉडी इसमें टैग लगा देता है। टैग समझते हो बायो में? कोई भी इंडिकेटर हम बोलते हैं वो शुगर टैग लगा देता है। यानी अभी तुम समझो, एक मेरे पास मैनोस 6 फॉस्फेट, अभी इमेजिन करा रहे, वैसे ये लाइजोसोम में जाने वाले प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी इमेजिन करो कोई भी टैग के फॉर्म में इसने कोई शुगर लगा दी है, उससे ये पता चल जाता है इसको किस लोकेशन पर भेजना है। तो एंडोमेम्ब्रेन के जो सिस्टम्स हैं उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? वो सिंथेसाइज कर रहा था नई चीजों को, और गोल्गी बॉडी क्या कर रहा था? उसमें टैग लगा दे रहा था कि उसको किस स्पेसिफिक लोकेशन पर आप भेजना चाह रहे हो। और फाइनल जो ट्रांसपोर्टर था वो कौन था? आपका लाइजोसोम, हेंस द वेरी नेम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दो, क्या करती होगी? सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है। मेरा सवाल है क्यों बनाती है? कोई और भी तो बना सकता था। माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। परफेक्ट, सही बोल रहे हो। ऐसा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहली इंपॉर्टेंट बात, उसका खुद का डीएनए है। सब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखते हो, इस बार का क्वेश्चन आया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऐसा क्यों? जो डीएनए तुम्हारे न्यूक्लियस के पास था वो भी तो काम कर सकता था। व्हाई अ स्पेशलाइज्ड डीएनए कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल? वजह सुनो कि जो ये डीएनए है वो क्या बनाता है? एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जिसको आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। यानी वो एंजाइम्स जो सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से एटीपी बन पाती है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में खराबी हो तो क्या देखा जाएगा? आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी देखी जाएगी, ताकत कम लगेगी। और ऐसा क्या है? जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो आप सब किससे ला रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से। हम लोग अपने फादर का कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए नहीं लाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट से एक मार्केट में नया टर्म आया है, 3 बेबी पेरेंट। क्या हुआ? 3 बेबी पेरेंट कैसे होगा? सुना है? अब तक क्या होता है आईवीएफ में? तुम क्या कराते होगे? फादर की सेल ली, मदर की सेल ली, फर्टिलाइज कराई होगी, यही तुम्हारी इमेजिनेशन है। ऐसे समझो जो माँ का ओवा यूज कर रहे थे उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैल फंक्शंस थे, खराब था। तो हम क्या करेंगे? उस माँ का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देंगे और एक नई डोनर माँ का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डाल देंगे। तो अब ओवा को हम फर्टिलाइज कराएंगे एक फादर की सेल के साथ, तो क्या बनता है?
3 पेरेंट बेबी, क्योंकि 2 माँ इस्तेमाल हुई है एक बच्चा बनाने में। ऐसा क्यों? अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए हम सब सिर्फ अपनी माँ से ला रहे हैं, तो एनी मैल फंक्शन, इसमें कुछ भी मैल फंक्शन हुआ तो सीधे आप क्या देखने लग जाओगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसीलिए हम उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? 3 बेबी पेरेंट बनाते हैं आईवीएफ में। ठीक है, अब हो गया। इसका नाम भी है आई गेस, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ आईवीएफ। ये नया आईवीएफ आया है एंड हाई चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर्स में बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी रिलेट हो गया, मॉडर्निज्म भी आ गया, सब ओवरऑल इन वन आया है। ठीक है, सो ये जो सारे एंजाइम्स थे वो किस डीएनए की वजह से बनते थे? इससे। यानी आपके न्यूक्लियस वाले डीएनए का कोई लेना देना ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल के कौन से एंजाइम से? रेस्पिरेटरी एंजाइम से। और इन्हीं एंजाइम, इमेजिन करते हैं अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो सारे एंजाइम्स ऐसे लगे होते हैं। सारे एंजाइम जो भी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं, और इससे खटाखट फटाफट इतने सारे तुम्हारे लिए एंजाइम्स के जरिए क्या बना दी जाती है? एटीपी। तभी बार बार बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इस कुछ राइबोसोम आपको फ्रीली बाउंड भी नजर आएंगे आपके साइटोप्लाज्म में। तो अब